हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के केवल और केवल क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बोल सकते हो जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स का, मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, या आप ऐसा बोल सकते हो जो NCERT में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम वही डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स क्लासिक वन शॉट में बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया है। ये देखो, ये हमने पूरा थर्मोडायनामिक 120 पेज का पढ़ाया है, लेकिन हम इतना डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, और आई होप कि आप में से कोई भी एकदम जीरो लेवल पे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो फिर दिक्कत भी है आपके लिए ही, है ना, क्योंकि ये रीनीट के लिए चल रहा है और जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं हम वही डिस्कस करने वाले हैं एकदम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में स्टार्ट करें हम सीधी बात। तो इसमें सबसे पहली बात होती है सिस्टम। हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना, वही सिस्टम हो जाता है। मान लो ये हमारे पास क्यूब है, तो एक क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक क्यूब केवल क्या हुआ सिस्टम, रिमेनिंग ऑल पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, सराउंडिंग। सबको पता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो तरीके का होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अगर साइज या मास पे डिपेंड करती है ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज या मास पे डिपेंड करे, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगा भाई, इंडिपेंडेंट। मतलब मास और साइज पे इंडिपेंडेंट करे वो इंटेंसिव होता है, और जो डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, जैसे मान लो टेम्परेचर, चाहे आप पहले, मान लो कई सारे रूम हैं, है ना, चाहे आप एक पहले वाले रूम में चले जाओ, ठीक है, और चाहे दूसरे वाले रूम में चले जाओ, भले इस रूम की साइज़ बड़ा हो, तो टेम्परेचर 25 यहाँ है तो यहाँ भी 25 होगा ना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे AC लगा होगा इसमें, नहीं, एक जनरल केस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मास और साइज पे। ठीक है, एक्सटेंसिव, लेकिन फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट भले समझ गए लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए मैं कहूँगा सारे पॉसिबल केसेस मैंने PYQ JEE नीट के ले लिए हैं, आप इसको याद रखना है। ये सारे इंटेंसिव हैं, सारे एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, ये इंटेंसिव है जो डिपेंड करता है, जैसे मास, मोल, वॉल्यूम। अच्छा, जितने एनर्जी वाले टर्म्स हैं वो एक्सटेंसिव कर देना। ठीक है, इसमें याद रख लेना म्यू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो एक्सटेंसिव लेते हो, उनका डिवाइड करते हो तो इंटेंसिव आता है। जैसे डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब ऐड करने पे दो, अगर इंटेंसिव आप ऐड कर रहे हो तो इंटेंसिव नहीं आएगा, हाँ अगर ये कर रहे हो तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिव फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो हमने डेल्टा P लिखना है, यही स्टेट फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, P फाइनल की वैल्यू माइनस P इनिशियल की वैल्यू। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे आप सबका लिख सकते हो। लेकिन मज़े की बात क्या है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज ज़ीरो। जैसे देखो, ये है हमारे पास साइक्लिक, एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब मैं बोलूँ ये क्या है, ये देखो ABCD, मैं बोलूँ बताओ डेल्टा P क्या हो जाएगा, तो साइक्लिक प्रोसेस में कहाँ स्टार्ट, कहाँ से किए थे, कहीं से भी कर लो, यहाँ से मान लो स्टार्ट किए, तो इनिशियल पॉइंट यही है, P इनिशियल यही है, और यहाँ से घूम के वहीं पे P फाइनल भी यही है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल होता है, स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल भी यही था, फाइनल भी यही था, है ना, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई यही पॉइंट है, तो वैल्यू पुट करोगे ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, आप कुछ भी लिखोगे, ये सारे क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में इनका चेंज निकालोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, Q और W, हीट और W होता है। देखो, अगर वर्क डन पूछता है, एक जनरल फार्मूला होता है, अगर P एक्सटर्नल गिवन हो तो W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। ठीक है, और अगर कभी आपको फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन निकालना हो तो ज़ीरो। फ्री एक्सपेंशन मतलब P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो W अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो एज इट इज़ जाते हैं क्वेश्चन, याद रख लेना, लैंग्वेज का बस खेल होता है। कभी मैं आपसे पूछूं 1 लीटर ATM AIPMT, या कभी पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, तो आप याद, लीटर ATM, फिर 101 जूल होता है ना, कैलरी 4 जूल होता है, तो और फिर ये तो मैं कहूँगा याद होना चाहिए। देखो दिखने में ईजी लग रहा है पर है इंटरेस्टिंग। कभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वहाँ पे जो W रिवर्स, मैंने रिजल्ट लिख दिए हैं, आपको याद होने चाहिए, अभी वो समझने का टाइम नहीं है। W रिवर्सिबल ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में क्या होता है, W इरिवर्सिबल ज़्यादा होता है W रिवर्सिबल से।
इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जितने किसी मॉलिक्यूल में जितने टाइप की एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सब कुछ का सम ले लो, वही इंटरनल एनर्जी होता है। तो हम वो तो ठीक है, एक जनरल बात है, लेकिन ये क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार इसमें लगा है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रख लेना। अगर मैं बोलूँ कि मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बताओ डेल्टा यू क्या हो जाएगा। तो डेल्टा आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी ज़ीरो। हमें पता है डेल्टा यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। आपको साइन कन्वेंशन बता दूं कि अगर मान लो ये सिस्टम है, इधर लिखता हूँ मैं, वर्क वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, याद रख, नेगेटिव हो जाएगा। या कभी एक्सपेंशन लिखा हो, एक ही बात होता है, या एक्सपेंशन लिखा हो तो वो भी नेगेटिव होता है। और वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, डन ऑन सिस्टम लिख देता हूँ, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, या आप लिख लोगे इसी को कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। ठीक है, हीट के बारे में अगर मैं बात करूं, हीट का भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर हीट दिया जा रहा है, मान लो एक सिस्टम है, मैं यहाँ पे सिस्टम रख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लो रख दिया, ये सिस्टम है, ठीक है, और अगर हीट इसको आप दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर ये हीट, ये क्या रहा है, गिवन, ये क्या हो रहा है, गिवन, पॉजिटिव। और अगर रिलीज हो रहा है हीट, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज बाई सिस्टम, तो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिक वो आपको आइडिया होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है, ये डेल्टा ई लिखो या डेल्टा यू लिखो, या डेल्टा यू भी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। पी प्लस डेल्टा वी होता है। ठीक है, ये चीज़ें इफ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी पूछे तो आप डायरेक्टली इसे लगा सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखो तीन तरीके की स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं की। मुझे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन याद है वो याद नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, जैसे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि स्मॉल सी वी क्या होता है, ये 1 ग्राम ऑफ O2 को इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, है ना, 1 डिग्री आप बढ़ाना चाहते हो तो उस टाइम जो रिक्वायर्ड हीट होगा उसको स्मॉल सी वी बोलेंगे। कैपिटल सी वी क्या है, 1 मोल, इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे, और इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो कैपिटल सी वी 1 मोल कोई सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो बढ़ाने के लिए रिक्वायर होता है हीट, वही होता है सी वी। तो जो कैपिटल सी वी होता है मोलर, वो स्मॉल सी वी के, ये एम क्या है, मोलर मास है, ये एम टाइम्स होता है। ऐसे कैपिटल सी पी एम सी पी होता है, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था तो याद रखना इसको। ठीक है, ये रिलेशन। अब जैसे देखो फॉर O2, कैपिटल सी बी क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 और स्मॉल सी बी। ठीक है, तो ये याद रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक नाम लग गया तो मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर बात करता है तो जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात किया तो डेल्टा यू लिखना है, हमेशा याद रख लेना। कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू होता है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो क्यू वी होता है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये सवाल देखो, जेई का सवाल है, बोला है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ठीक है, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक बोल दिया मतलब क्यू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, द वर्क डन द फाइनल टेम्परेचर, तो ठीक है एन बराबर 1 गिवन है, क्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एडियाबेटिक है, टेम्परेचर 27 है तो केल्विन में चेंज कर लिया 273 ऐड करके। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू तो ज़ीरो है, ये वैल्यू पुट कर लिया तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू निकालो डब्ल्यू आ जाएगा। अब देखो एक्सपेंसन हो रहा है, सवाल में लिखा था एक्सपेंसन मतलब डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, तो डब्ल्यू -3 किलो जूल, ये 3 गिवन था तो माइनस लगा लिया एक्सपेंसन,
तो जूल में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लिया, ये आ गया। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है, समझ आया। तो आइसोथर्मली बोल रहा है तो डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू आप निकाल लो, ये गिवन था। डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू एक ही बात है, तो हमने पुट कर दिया, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और आंसर करके 150 आ गया, और एन की सी वी की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, बस। तो ये सिंपल सवाल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। रिलेशन बिटवीन सी वी एंड सी पी, मेयर्स रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और कभी अगर सी वी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1 और गामा 1 प्लस 2 अपॉन एफ, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, वो मैंने नहीं लिखा है, आई होप वो आता है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। आप ये मत बोलना कि बहुत चीज़ें छूट, नहीं, मुझे जो मैंने बताया ना, मैंने बहुत पूरा डिटेल में पढ़ा है क्लासिक 1 शॉट। तो किसी को देखना है 2-3 घंटे का लेक्चर है, वो आप देख लो। अभी टाइम नहीं है ना, तो अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसे ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए, तो 80 to 95% जो क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है इधर से ही आएगा, है ना, अगर ऐसे हम कर लेते हैं सारे चैप्टर के। आइसोथर्मल में जो सी होता है वो इनफाइनाइट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइसोबारिक में सी सी पी, आइसोकोरिक में, एडियाबेटिक में सी जीरो होता है। सी और सी टी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क डन इन डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो निकल के आता है यहाँ भाई वर्क डन का, हमेशा याद रख लेना, कभी क्वेश्चन में लिखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तुरंत ये फार्मूला लगाना, वी फाइनल वी इनिशियल, समझ आ रहा है आपको। और देखो अगर कभी प्रेशर के टर्म्स में पूछे तो हमें पता है पी जो होता है इन्वर्सली होता है वी के, होता है। तो प्रेशर के टर्म में एक बार नीट में पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एन आर टी एल एन यहाँ क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, और क्या हो जाएगा, पी फाइनल। तो ये भी आपसे मॉडिफाई करके पूछ ले तो आप परेशान नहीं होना, ये वाला तो भाई एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखना, ठीक है। अब कभी आपको ऐसे सवाल पूछ लेता है कि फाइंड वर्क डन, मतलब ग्राफ गिवन है तो आपको निकालना है, तो बस आपको क्या करना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है। ऐसा ग्राफ बनता है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, उसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो देखो पैरेलल साइड ये है 1 और ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 है, 20 लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, 10 लिख दिया। और हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 100, बस आंसर आ गया। अच्छा क्लॉकवाइज है, ये देखो क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन लगा देना, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लगा देना, ठीक है। फिलहाल हमने वो लिख दिया है मैग्नीट्यूड, ठीक। वर्क डन इन पीवी डायग्राम, ये एरिया अंडर पीवी कर, एरिया ऑफ, ये अगर ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम है तो ये, स्क्वायर है तो वो सारी चीज़ें, रेक्टेंगल लेंथ ब्रेड्थ है ना, वो सबको पता है। अच्छा डब्ल्यू ये पी इनिशियल पी फाइनल। अच्छा हम हीट के टर्म्स में लिखें तो देखो आइसोथर्मल तो चल ही रहा था, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा यू आइसोथर्मल में 0, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू, और माइनस डब्लू फार्मूला में पहले से था ऊपर वाले में भाई, -2.303 NRT लॉग, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्यू इक्वल टू ये आ गया, वही ऊपर वाले में, ये वाले में, इसमें, है ना। तो ये आ गया और ये आ गया, चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, हीट अगर पूछता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल में एडियाबेटिक होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, मैंने डिराइव करके नहीं बताया, डायरेक्ट याद रख लो, एडियाबेटिक लिखा है डब्ल्यू एन सी बी डेल्टा टी। कभी आपसे पूछे ये आइसोथर्मल है ये एडियाबेटिक, तो कौन सा ज़्यादा वर्क हो जाएगा, आइसोथर्मल। एक बार जेई में पूछा है तो इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है, और ये भी आपको आना चाहिए। अगर कभी गामा गिवन होता है, ठीक है, गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी का रेशियो, ठीक। तो याद रख लो आप। देखो इसमें क्या बोला, जे के साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री एक्सपेंशन बोल दिया, मतलब पी एक्सटर्नल 0, वर्क डन 0, क्यू 0, टी 0, फोर्थ ऑप्शन। मोलर एंट्रोपी, अब देखो एंट्रोपी रैंडमनेस को बताता है, ये सब चीज़ें मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, क्योंकि गैस ज़्यादा रैंडम होता है। लेकिन वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फार्मूला, तो अगर आइसोथर्मल बोल देता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, आपका ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा है। अगर आइसोकोरिक बोल देता है तो ये 0 वॉल्यूम 0 ये हो जाएगा, तो इसे मॉडिफाइड हो जाता है। अब एंट्रोपी, यहाँ से एंट्रोपी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखो मोल बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, रेड से लिखता हूँ, जो आपको याद रखना है यहाँ पे, जो एंट्रोपी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है और प्रेशर के इन्वर्सली होता है, ठीक है, सिंपल बात।
टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करेंगे और वो ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा रेगुलरिटी आएगी और एंट्रोपी घटेगा। जैसे एक एटीएम से 4 एटीएम है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एंट्रोपी घटेगा, इन्वर्स है ना। यहाँ 10 एटीएम से 5, प्रेशर घट रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। टेम्परेचर 3 से 4 जा रहा है तो टेम्परेचर एंट्रोपी के डायरेक्टली होता है तो एंट्रोपी बढ़ेगा। बाकी है, इतना पढ़ने के बाद भी आपको कभी कभी ऐसा एक्सेप्शन आएगा, मैं दिखाता हूँ। रिएक्शन में डेल्टा एन जी निकाल लोगे, मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल, ग्रेटर देन 0 आता है तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लेस देन 0 आता है तो घटेगा। जैसे ये देखो 2 है और यहाँ 3 और 1 4, तो नेगेटिव आ गया तो एंट्रोपी घटेगा। ये सारे एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी या अदर सारी किताबों का मैंने लिख दिया, इसमें दिमाग मत लगाना, याद कर लेना कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। और ये है एक स्पॉन्टेनिटी को बताता है ना, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच, ये सब कंडीशन है। देखो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्शन, सीधी बात है। अब एनी हाउ करके स्पॉन्टेनियस बनाना है तो सारे कंडीशन हमने लिख दिए हैं, आपको याद होना चाहिए। कभी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आए तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है। बस इतना याद रख लो थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप में से कई लोग नए होंगे तो मैं आपको बता दूं, जितना मैंने 2025-26 में 2 महीने में पढ़ाया था, सारा का सारा क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट आया था, एक एक नहीं 3-3 4-4 बार मैंने पढ़ाया था। तो ये तो लगभग 3-4 ऑप्शन सही भी सेम भी थे, है ना। तो एकदम सारे के सारे पैटर्न ही मैच कर गया मैंने जो पढ़ाया। और ऐसा एक बार नहीं 2025 में भी हो गया। तो इतना टाइम नहीं है डिटेल बताने के लिए, बस आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। मैंने बहुत कुछ कराया, 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया है, क्लासिक 1 शॉट कराया है, और गारंटी लेता हूँ जो हम कार्य कंटेंट को फॉलो करेगा डेफिनेटली उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पैटर्न को याद रखना है। ठीक है, हर चैप्टर के 1 शॉट हमने पढ़ाए हैं। 218 पेज का पीडीएफ है आइसोमेरिज्म का, एक बार देख लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको बेसिक आइडिया है तो इसीलिए आप उसको मत देखो, अभी टाइम नहीं है। सुपर 45 जरूर देख लेना, जो 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, एनसीईआरटी थियरी क्वेश्चन एक्सेप्शन सब कुछ, ये है सुपर 45। अगर इसे कर लेते हो तो आपका सब कुछ कवर हो जाता है। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसे रखना, पूरा यूट्यूब पे है, जाके देख लो। और जिसको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है वो पर्सनली मैसेज करे, या नीट 2027 के लिए आप कहीं भी इधर उधर मत भटकना, क्योंकि आप क्या है गुमराह हो जाते हो, लोग कुछ भी बताते हैं। आप देखो मैंने सारे वैरायटी ही बता दी, अब क्या बचा, है ना। क्वेश्चन ऐसे करो कि मतलब एक बार करो फिर कुछ करने की ज़रूरत ना हो, केवल याद रखना हो। और सॉल्यूशन ऐसा कोई रैंडम नहीं होता, ना ही रैंडम क्वेश्चन होता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ये देख लेना जो लोग नए हो। बाकी ये मैं अपने प्राइवेट क्लास वालों के लिए बना रहा हूँ, मे भी यूट्यूब पे अगर आएगा तो आप देख रहे हो तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलो थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा, थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत कुछ चीज़ बताने को, पर मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है अपने नेचुरल स्टेट में, जैसे H2 गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, वो कंबाइन होकर 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो उस टाइम जो हीट रिलीज होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसी को स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। एंथैल्पी होता है वही स्टैंडर्ड। जैसे यहाँ देखो सोडियम सॉलिड होता है, हाँ, ब्रोमीन लिक्विड होता है, 1 मोल कंपाउंड बना है तो यस, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, हीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्रोमीन गैस लिखा है, ये नेचुरल स्टेट में नहीं है स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। तो पता कैसे चलेगा कौन का किसका क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, तो ये एटलीस्ट याद रखो। ये बहुत, इसको जरूर याद रखो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। P4 वाइट कई फॉर्म होते हैं ना इनके, तो ये होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये सभी। हीट ऑफ कंबक्शन याद रख, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे जो हीट रिलीज एब्जॉर्ब होता है उसको हीट ऑफ कंबक्शन बोलते हैं। जैसे देखो 1 है तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबक्शन। ये 2 है, ये नहीं है, यहाँ 2 है, नहीं होगा, समझ आए, 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए। डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में अगर ये पूछता है तो आपको कैसे निकालना है, याद रखना जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड। तो जैसे देखो यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड C है रिएक्टेंट में, तो 1 C है, 1 2 3 CH बॉन्ड कितने हैं, 4 है, और एक HH बॉन्ड है। तो इसको हमने लिख लिया, 1 CC बॉन्ड है, 4 CH है, और एक ये है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में बॉन्ड, 1 CC बॉन्ड है
और 6 CH बॉन्ड है, बस आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना। जैसे ये क्वेश्चन है ना, जेई में पूछा हुआ है 2021, तो ऐसे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मेरे हिसाब से इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने प्राइवेट क्लास में जो भी लेक्चर कराए हैं वो सभी आप करके रखो। और फ्यूचर 45 सीरीज चल ही रहा है, द मोस्ट प्रीमियम कंटेंट। फ्यूचर 45 सीरीज़ में हम 2-2 चैप्टर लेते हैं, जिसमें और बेहतरीन वैरायटी कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि क्या ही वो पूछेगा, जहाँ से पूछेगा वो यहीं से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया, 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। लेकिन अभी भी सारी चीज़ें वेल प्लान्ड है। आपको टॉप मोस्ट क्या रखना है, सुपर 45 या 45 और केस पेपर, कुछ नहीं करना उसके बाद। ये केस पेपर है, ठीक है। जो लोग नए, किसी को अगर लगता है एक जेन्युइन टेस्ट और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये गेस पेपर सॉल्व करो। देखो ये है, सॉल्यूशन भी ऐसा है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा। 10 गेस पेपर है, तो अगर किसी कोई नया है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप सुपर 45 देख लो, गेस पेपर देख लो, या फ्यूचर 45 बस। और बाकी जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, किसी को प्राइवेट क्लास लेना है फटाफट आप ज्वाइन कर लो मुझे। व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पर्सनली मैसेज करना, आशुतोष है ना, बॉबी सर भी एडमिन है, मुझे करना आप मैसेज, और हम आपको बता देंगे। स्पेशल टेस्ट चल रहा है NCERT बेस्ड, संडे स्पेशल टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रूफ वाला वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, उसमें हमने इन्फॉर्म किया है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो NCERT बेस्ड है। बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फंक्शन, एक्सप्लेन वाई इट डज नॉट क्वालिफाई एज ए स्टेट फंक्शन NCERT। जो W होता है वही क्या होता है भाई, वो पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, अभी तो बताया NCERT के है ना, तो कुछ क्वेश्चन लिया है हमने। क्लासीफाई द फॉलोइंग, ये जेई में भी पूछा है, तो अभी NCERT का भी है। आंसर क्या है, इंटेंसिव जो होता है इंडिपेंडेंट साइज या मास पे होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर। एक्सटेंसिव जो डिपेंड करेगी फ्री एनर्जी वॉल्यूम, ठीक है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा G 0 है तो इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम, ठीक है। ये है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज इतना, वाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है कंप्लीट क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है इसका एंथैल्पी इतना, ठीक है। ये रीजन है न्यूमेरिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट था। तो बोला है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एब्जॉर्ब 7 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, परफॉर्म इतना मैकेनिकल वर्क। तो फर्स्ट लॉ इतना होता है, तो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाई सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। पुट कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने बोला था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन W बराबर -2.30 nRT log V फाइनल V इनिशियल। तो और केल्विन में वैल्यू पुट कर लेना जो भी गिवन है, तो बस यहाँ पे डाटा चेंज कर पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत फेमस फार्मूला है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एंथैल्पी वाला सवाल बताया था आज ही मैंने कि डेल्टा H और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, ये PV लिख लो या PV की जगह NGRT लिख लो। तो यहाँ पे 2 - 3 = 4, -2 आ जाएगा, है ना। ये आ गया डेल्टा NG, और डेल्टा H सब कुछ दे रखा है, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा इंटरनल एनर्जी। अच्छा ये जूल में आया है तो इसको किलो जूल में चेंज करना है, ठीक है, डिवाइड कर लो 1000 से, तो अपने पास इतना आ जाएगा। ये वाला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें बोला है अप्लाई हेस लॉ। हेस लॉ पूछा गया है कि हीट सब्लिमेशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन आपको पूछा है, तो मतलब हमें अल्टीमेट मीथेन बनाना था, एनी हाउ करके रिएक्शन को कुछ भी कैसे करके मीथेन बनाना था, ठीक है। तो आप किसी को रिवर्स हेर फेर करो, कुछ भी करो, मीथेन, तो हमने इसको रिवर्स करके, ठीक है, बाकी ऐड कर दिया, कार्बन ग्रेफाइड को इधर ही रहने दिया, H2 को इधर, एक इसको रिवर्स करके। अच्छा ध्यान से देखा, इक्वेशन फर्स्ट जैसे था वैसे ही रहने दिया, इक्वेशन सेकेंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड को रिवर्स कर दिया क्योंकि मेथेन हमें प्रोडक्ट में चाहिए था, और फिर हम सभी को सम कर दिया, तो अपने पास आंसर आगे सबका वैल्यू दे रखा था, सिंपल है ना। मैंने आज कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर कभी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो अभी फॉर्मूला लिखा था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो सबका दे, ये HH है, यहाँ CL है, सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। ये सारे NCERT के हैं, तो इसलिए मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, और यहाँ पे 2HCl है, तो ये वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा G क्या होता है, H - T × डेल्टा S, आज ही सीखा है,
तो डेल्टा एच टू जूल हमने सारी वैल्यू पुट कर ली, टेम्परेचर पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी चीज़ें। तो हमें जो ज़रूरत लगा मैंने आपको बताया, बाकी आप सुपर 45 जाके देख लो तो सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।